नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ऐसी दहाड़ मारी है जिससे व्हाइट हाउस कांप गया है। ईरान का मैसेज क्लियर है, होर्मुज हमारा परमाणु बम है और इस कब्जे को अब ईरान कभी नहीं छोड़ेगा। यानी ये ईरान की खुली चुनौती है अमेरिका को, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को, कि दम है तो होर्मुज खाली करके दिखा दो। होर्मुज में घुसने की जुर्रत की तो वहीं कब्र खोदी जाएगी। और इस खौफ का असर दिखने भी लगा है। ट्रंप चाहे जितना भी चिल्ला लें, अमेरिकी सेना होर्मुज के बाहर घात लगाकर बैठी है। दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान से आगे नहीं बढ़ पा रही अमेरिकी नेवी। इधर डोनाल्ड ट्रंप की आवाज नरम हो गई है, तेवर ढीले पड़ गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी शासन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में है। मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहता हूं और मुलाकात हुई तो मुश्तबा खामनेई से डील करना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, ईरान की ताकत के आगे अमेरिका सरेंडर दिख रहा है। समंदर में सिर्फ ईरान का कानून चलेगा, ये ईरान ने साफ कर दिया है। और यह भी साफ कर दिया है कि IRGC के सुरक्षा कवच में ही होर्मुज रहेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ताकत है, अगर अमेरिका की ताकत है, तो वो ईरान के बीचों बीच खड़े होर्मुज को खुलवा कर दिखा दें। होर्मुज ईरान का अब असली परमाणु अस्त्र बन चुका है, जिसने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। समंदर के इस दंगल में ट्रंप का हरदाव फेल हो रहा है और ईरान ने बता दिया है इस इलाके का असली किंग कौन है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और क्या अमेरिका ईरान पर प्रहार करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के साथ। मिडिल ईस्ट के समंदर में इस वक्त वो बारूद सुलग रहा है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी भी हुंकार भर दें, जितनी भी धमकियां ले लें, लेकिन हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है और अमेरिका चाहकर भी इस इलाके में दाखिल नहीं हो पा रहा है। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में दहाड़ दिया है, होर्मुज हमारा परमाणु बम है और जीते जी ईरान कभी भी अब इस कब्जे को नहीं छोड़ेगा। जी हां, ईरान ने वो घोषणा कर दी है जिसकी कल्पना खुद वॉशिंगटन ने नहीं की थी। मिडिल ईस्ट से आई हकीकत सुपर पावर के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। होर्मुज को लेकर ईरान ने क्या दावे किए हैं, जरा सबसे पहले ये देख लेते हैं। ईरान ने कहा है होर्मुज परमाणु बम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हथियार है ईरान के लिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मेरा परमाणु बम है, ये ईरान ने कहा है। यूएस के पास 5000 परमाणु बम है, लेकिन हमारा एक ही परमाणु बम काफी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। संसद में जल्द होर्मुज के संबंध में कानून भी पास करेंगे। दरअसल ईरान की संसद में होर्मुज को लेकर टोल टैक्स वसूलने के लिए कानून लाने की तैयारी है। दुनिया देख रही है कैसे ईरान होर्मुज पर अपनी मनमानी कर रहा है और ट्रंप ईरान के आगे बेबस हैं, लाचार हैं। अमेरिका की आधुनिकतम नौसेना जो पूरी दुनिया के समंदर पर राज करने का दावा करती है, वो 3 महीने के बाद भी होर्मुज में हांफ रही है और गल्फ ऑफ ओमान में डेरा डाले बैठी है। आखिर क्यों अमेरिकी जहाजों की हिम्मत नहीं है कि वो होर्मुज के अंदर जाएं और होर्मुज खुलवा दें? कहते हैं ईरान की मॉस्क्विटो मिसाइल स्पीड बोट के बेड़े ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे टकराने का दम अमेरिकी नेवी जुटा ही नहीं पा रही है। अब जरा मॉस्क्विटो फ्लीट की वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये IRGC ने जारी की है। ये ईरान के स्पीड बोट्स हैं जो लगातार होर्मुज में पहरा देते हैं, गश्त करते हैं और यहां से गुजरने वाले एक एक जहाज पर नजर रखते हैं और एक एक गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं स्पीड बोट के जरिए IRGC इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करती है। जहाजों को गुजरने के लिए परमिट भी ईरान ही जारी करता है। ईरान ही जहाजों की गिनती करता है और ईरान ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर जारी करता है। जाहिर है अमेरिका का एक बड़ा जहाज अगर इन स्पीड बोट्स के निशाने पर आ जाएगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान ने जो वीडियो जारी किया है, जो दावा किया है, उसे ट्रंप की छाती पर सांप लौट रहा है। सीधे सीधे अमेरिकी दादागिरी को, अमेरिकी ताकत को, अमेरिकी वर्चस्व को, अमेरिकी सेना को, अमेरिकी राष्ट्रपति को यह ईरान की चुनौती है। वो खुली चुनौती जिसकी वजह से आज अमेरिका पशुपेश में है। ईरान ने साफ कर दिया है इस बार अगर अमेरिकी सेना होर्मुज में आई तो वहीं कब्र खुदेगी।
और इस चेतावनी का असर देखिए, अमेरिकी नौसेना होर्मुज के मुहाने से काफी दूर गल्फ ऑफ ओमान में बैठी है, वो भी अरेबियन सी के करीब, प्रॉपर गल्फ ऑफ ओमान में नहीं, जहां से वो सिर्फ इस इलाके में आते हुए जहाजों को देख सकते हैं, ईरान पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। ईरान की सेना इतनी मजबूत क्यों है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कैसे वेपनाइज कर दिया है, ये सब दुनिया देख रही है। और इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की कई देशों की अर्थव्यवस्था आईसीयू में आ चुकी है। जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, क्योंकि सिर्फ ट्रंप की वजह से दुनिया का लगभग 20 से 21% कच्चा तेल होर्मुज में फंस कर रह गया है। इसलिए ईरान कहता है कि उसे किसी यूरेनियम वाले एटम बम की जरूरत नहीं है, होर्मुज ही उसका सबसे बड़ा परमाणु अस्त्र है, जिसके दम पर वो महाशक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। होर्मुज को कैसे वेपनाइज किया ईरान ने? ईरान जानता था कि होर्मुज से रोजाना दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। होर्मुज को बंद करके अमेरिका उसके सहयोगियों पर सीधी चोट की। अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक चोट हुई। तेल गैस को लेकर अमेरिका सहयोगी देशों में हाहाकार मच गया और मतभेद की स्थिति भी आ गई। मिडिल ईस्ट में यूएस सहयोगियों का तेल गैस एक्सपोर्ट लगभग बंद है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में भारी डिमांड, भारी महंगाई है और अमेरिका पर ईरान से युद्ध खत्म करने के लिए जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर है। ट्रंप जब भी पोडियम पर आते हैं वो बार बार कहते हैं ईरान को पूरी तरीके से मिटा देंगे। वो गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सैंक्शंस की झड़ी लगाते हैं, सोशल मीडिया पर धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन ईरान टस से मस नहीं होता है। और पिछले 3 महीने से ज्यादा के वक्त में ईरान ने ट्रंप के हर भ्रम को तोड़ा है। आज की तारीख में ईरान होर्मुज का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है अपनी ताकत के लिए और अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि समंदर के इस हिस्से का असली सुल्तान कौन है। पिछले 3 महीने की लड़ाई में होर्मुज में मुस्तफा ने ट्रंप के सारे भ्रम को चकनाचूर कर दिया है। ट्रंप का यह मानना था कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। यूएस नेवी बहुत ताकतवर है। हकीकत यह है कि 3 महीनों की लड़ाई के बावजूद, सीजफायर के बावजूद अमेरिका का एक्सेस होर्मुज तक नहीं हो पाया है। वो अभी भी गल्फ ऑफ ओमान के बाहर बैठे हैं। उन्हें भ्रम यह था कि यूएस युद्धपोत को होर्मुज खुलवाने के लिए भेजा है, वो तो खुल ही जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जेराल्ड आर फोर्ड जैसे युद्धपोत को वापस अमेरिका लौटना पड़ा। ट्रंप को भ्रम यह था कि होर्मुज से ईरान की परमिशन के बगैर एक भी जहाज को नहीं जाने देगा ईरान, तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। हकीकत यह है कि यूएस के सहयोगियों के जहाज को छोड़कर होर्मुज से बाकी जहाजों को निकलने की परमिशन दे रहा है ईरान। उन्हें भ्रम था होर्मुज से ईरानी तेल एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से रोक देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा पाया अमेरिका। भ्रम यह था होर्मुज खुलवाने के लिए नेटो देश मदद करेंगे। होर्मुज पर नेटो देशों ने यूएस से दूरी बना ली। फिर भ्रम यह था प्रोजेक्ट फ्रीडम से जहाज निकलवाएंगे यहां से, अमेरिकी सेना रक्षा करेगी जहाजों की। हकीकत यह रहा कि 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन फ्रीडम को रोकना पड़ा और वापस बैक टू द स्क्वायर आना पड़ा। तो मतलब क्या निकाला जाए? ईरान के सामने ट्रंप ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में शह और मात का ऐसा खेल चल रहा है जहां ईरान मजबूत स्थिति में दिखता है। ईरान के पास भले ही परमाणु बम की तकनीक को लेकर विवाद हो, लेकिन उसने होर्मुज के परमाणु अस्त्र से अमेरिका सहित पूरी दुनिया को, बड़ी बड़ी ताकतों को झुका रखा है। ट्रंप कितनी भी बयानबाजी कर ले, लेकिन जब बात समंदर में उतरकर लड़ने की आएगी तो अमेरिकी सेना को भी पता है कि होर्मुज की सकरी गलियां अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रगाह साबित हो सकती हैं। तो ईरान की चुनौती का अब क्या करेगा अमेरिका? कभी भी तेहरान ने होर्मुज से नहीं हटने का ऐलान कर दिया है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव होंगे थोड़ी देर में, विदेश मामलों के जानकार, और मौलाना असलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से लाइव, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। मेजर जनरल माथुर से मेरा पहला सवाल, ईरान ने तो कह दिया माथुर सर
कि अब कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले जैसा नहीं रहेगा और तेहरान के कंट्रोल में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, पत्थर की लकीर बनाकर देते हैं। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए, ईरान ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे इस चीज पर बहुत आपत्ति है। कोई भी अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को कोई भी देश अपना नहीं कह सकता। अगर आपका युद्ध अमेरिका के साथ हो रहा है तो आप शेष बचे हुए विश्व को एक तरीके से वहां पर गिरवी नहीं रख सकते। मेरा ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को बाधित करना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। एक बार विवेक, थोड़ा सा मैं आपसे असहमति जाहिर करूंगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि फोर्सेस को जब आप कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल होल्डिंग क्या है और जो उसमें से आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं, उनमें अंतर होता है। गारंटी है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, ईरान भी जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी अमेरिका के मुकाबले 1000 दर्जे कम है। इसमें कोई शक मत रख लेना। हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका घुटने पे आ गया, ट्रंप कहीं चला गया। ये आपको समझने की आवश्यकता है कि ये जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, कोई इसमें संदेह ना हो। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि अगर अमेरिका वहां जाकर के इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं पा रहा है, खुलवा नहीं पा रहा है, उसकी वजह सिर्फ उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। आप स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जाकर के और वहां से अपने शिप्स के साथ किसी के ऊपर हमले नहीं कर सकते हैं। जो उनके शोर बेस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, जो उनकी मिसाइल है, जो तेहरान से उड़ के मिसाइल है, वो उससे खराब कर सकता है। तो जहां तक सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो इजराइल भी कब्जा कर सकता है। इजराइल के वहां से इतनी उसकी काबिलियत है कि वहां से मिसाइल्स को वहां छोड़ करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स के ऊपर हमले कर सके। मेरा यह मानना है कि जहां तक सवाल इस चीज को एक परमाणु हथियार के रूप में करने का है, इसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। यह बात मैं मानता हूं और यह बात बार बार कहने की है कि ईरान को जो विजय दिखाई दे रही है वो विजय इसलिए दिखा रही है क्योंकि वो हार नहीं रहा है। आप कंपेयर करिए, नुकसान दोनों के कंपेयर करिए, डैमेज असेसमेंट कंपेयर करिए। इजराइल ने 15,000 हवाई हमले किए हैं ईरान के अंदर, एक भी उनके हवाई जहाज को खरोंच भी नहीं आई है। ये कंपेयर करने की जरूरत है। फिर भी अगर हमें लगता है कि इजराइल और अमेरिका घुटने पर हैं तो वेल, दैट इज इट। तो जहां तक सवाल इस प्रकार नहीं सर, ठीक बात है। आप मिलिट्री माइट की बात, हाँ, मैं एक सेकंड हाँ, मैं यही कह रहा हूं। देखिए क्या होता है कि आप जब इस प्रकार के एसिमेट्रिक वॉरफेयर को अडॉप्ट करते हैं तो ज्योग्राफी का अपना यूटिलाइजेशन और इन तमाम चीजों की चीज होती है, वो कहीं ना कहीं डिसाइसिव फैक्टर बन करके उभर करके आता है। उन्होंने उसका बखूबी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो ऑफेंसिवली विक्ट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को इस प्रकार से बाधित करके पूरी दुनिया को रैंजम पर रख के आप ये कहेंगे कि मैं ये युद्ध जीत गया और मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी नॉर्मल नहीं होने दूंगा। आई थिंक दिस इज एन आउटरेजियस स्टेटमेंट और इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। वो तो आप तो कह रहे हैं कि वेपनाइज करने वाली बात, वो तो कह रहे हैं कि भाई हॉर्मुज हमारा परमाणु हथियार है। और मेरी दादी कहा करती थी सर कि जिस सांप के जहर का तोड़ आपके पास ना हो, सांप को आप छेड़िए मत, वो जहां है जिस जगह पड़ा है उसको पड़े रहने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जब पता था कि भाई तोड़ नहीं है हमारे पास, अगर उन्होंने हॉर्मुज को वेपनाइज किया तो फिर अब कैसे काम चलेगा? अब आपने उस एक एनाकोंडा जैसे डेंजरस सांप को अगर आपने छेड़ दिया, उसका इलाज हो तो आपको कच्चा निकल जाएगा, बगैर तेल मसाले के, बगैर बारबेक्यू किए हुए। मौलाना असलम साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? असलम रिजवी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सुधाकर सर और बरई सर आपके पास आ रहा हूं। रिजवी जी। जी नमस्कार विवेक भाई। माथुर जी मेरे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही मोहतरम पर्सनालिटी हमारे लिए है। मैं इनको बहुत इज्जत की निगाहों से देखता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि ओपिनियन में और नज़रियात में दो लोगों के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है। जैसा कि माथुर जी ने ये कहा कि अमेरिका की ताकत बहुत है और ईरान से उसका कोई मुकाबला नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है विवेक भाई कि हम लोग पहले ये कहते थे कि इजराइल की ताकत बहुत ज़्यादा है और वो अनबीटेबल है और वहाँ पर कोई एक पत्थर भी नहीं मार सकता। लेकिन जो तस्वीरें
इजराइल से आई हैं, ईरान ने वहाँ पर उनका क्या हाल किया वो हम सब जानते हैं। और वो आयरन डोम के जिसका कसीदा पढ़ा जाता था पूरी दुनिया में, ईरान ने जो है उसकी धज्जियां उड़ा दी। ये एक बात। और दूसरी बात जो है विवेक भाई और माथुर भाई, वो ये है कि 7 दिन तक 2-2.5 महीना पहले कंटिन्यू अमेरिका और ईरान की जंग हुई है हुर्मुज़ के ऊपर, और बहुत से अमेरिकन वहाँ पर या जख्मी हुए या मारे गए हैं। और अमेरिका ने पूरी जान लगा दी थी हुर्मुज़ को लेने के लिए। जब उसने ये देखा कि साहब हमसे हुर्मुज़ आज़ाद नहीं होगा, तो उसने बहुत से कंट्री का नाम लिया। वो सब आपके न्यूज़ पे आ चुका है। मैं उस प्रोग्राम में विवेक भाई के उस प्रोग्राम में था कि जिसमें विवेक भाई ने उन कंट्रियों का नाम लिया था कि जिसे अमेरिका ने कहा था कि फ्रांस तुम आओ, जर्मनी तुम आओ, इटली तुम आओ, यहाँ तक कि चाइना का नाम लिया था कि हमसे हुर्मुज़ आज़ाद नहीं होगा। ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि हमसे हुर्मुज़ आज़ाद नहीं होगा, हाँ। इससे क्या उनकी बहुत ज़्यादा महानता समझ में आ रही है। विवेक भाई के साथ में हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर अमेरिका ठीक पूरी बात है, तरह आपकी से बात में ईरान- रिजवी साहब सहमत हो कि भाई वो महानता समझ में नहीं आ रही, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हॉस्टाइल कर देना ये भी तो महानता नहीं है। देखिए, ईरान के साथ जो जुल्म हुआ है उसको भी तो आप देखेंगे ना। वो बात ईरान ने बिल्कुल क्या बिगाड़ा कंसिडरेबल है। ईरान के, वो आप उसका आपने बदला खुद- अमेरिका से लेंगे, आप उसका बदला पूरी दुनिया से नहीं ले सकते हैं। दुनिया से विवेक भाई हिंदुस्तान में जब एक पार्टी जो है वो करती है, बंद का ऐलान करती है, तो उसमें नुकसान पब्लिक का भी होता है। तो ये तो झेलना पड़ेगा। ये गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, पूरे हिंदुस्तान के बंद का एक जमाने में जो है थर्ड पार्टियां जो होती थी जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह पूरे इंडिया में बंद का ऐलान करती थी। तो देखिए ये तो होता ही है, दुनिया इसी का नाम है। ईरान के पास, जैसा कि आपने कहा ना कि ईरान ने उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है या एटम बम के तौर पे इस्तेमाल किया है। ईरान की मजबूरी है, सारी दुनिया ईरान के खिलाफ है। कौन है जो ईरान का साथ देता है? 1-2 मुल्कों को आप छोड़ दीजिए। 8 साल ईरान के ऊपर जंग ला दी गई और ईरान ने क्या बिगाड़ा था? लेकिन भारत हमेशा को ईरान के मौका साथ मिला खड़ा तो- रहा है, ईरान के साथ कई और मुल्क हमेशा खड़े रहे हैं। हमने चाबहार में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, अभी भी हम ईरान के साथ खड़े हैं। हमने अभी भी ईरान को के साथ मेडिकल एड और बाकी बहुत सारी सपोर्ट भेजी है हमने। आपको जानकारी होगी इस बात की, इस जंग के दरमियान। भाई मैं मानता हूँ कि 2500 साल ईरान की और इंडिया की दोस्ती है। और आयतुल्ला हाशमी रफसंजानी जब ईरान के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने आप ही की यह बात कही थी जब वो यहाँ पर आए थे, आगे अली अकबर हाशमी रफसंजानी। तो ईरान और इंडिया की दोस्ती, तभी तो आप देखिए कि बहुत से ईरान से हुर्मुज़ से जो है ईरान के इंडिया के शिप जो है तेल लेकर वहां से आ रहे हैं। तो ईरान के पास एक मौका है, इसको वो फायदा उठाना चाहता है ताकि अमेरिका जो है इसके मुकाबले में जो ईरान पर जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, आप ठीक कह रहे हैं कि भाई उसके पास और बार्गेन करने के लिए कुछ है नहीं दुनिया के साथ या अमेरिका के साथ, तो कह रहा है कि ठीक है हम हुर्मुज़ का इस्तेमाल करेंगे। सुधाकर सर, माइक चेक कीजिएगा। सुधाकर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनाई दे रहा है अभी? बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज। ओके विवेक, सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। वेलकम सर। और जो हमारे साथ जो डिस्टिंग्विश्ड और एस्टीम को पैनलिस्ट हैं, सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। जनरल साहब ने जो वाक़या किया है मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और अगर आपकी इजाज़त है मैं एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना, मेरा पैनल डिस्कशन में किसी का कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता हूँ, मैं अपना एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ। श्योर। पर्सपेक्टिव यह है, अगर आपकी इजाज़त है। श्योर सर। शायद नहीं, आई एम कन्विंस्ड कि चर्चा हम यह कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या हो रहा है। और क्या हो रहा है वो है मसला, मेन मसला मेरे विचार के मुताबिक, और क्या होने जा रहा है उसी के ऊपर हमें सोल्यूशन, क्योंकि पूरा विश्व अभी हर एक जगह प्राइस राइज इतना हो गया है, ग्लोबल रिसेशन की तरह हम ऑलमोस्ट पॉइंट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन। आप प्राइस ऑफ फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, ये तीनों चीज़ें जब बढ़ जाते हैं, पूरा उसमें कोई ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ को अंतर नहीं दिखता है, सब बराबर हिट कर रहा है। यूएसए में पेट्रोल पंप में अभी गैलन ऑफ गैसोलीन हैज गॉन अप फ्रॉम $2.9 28 फरवरी से पहले था, अभी वो करीब 5.5 to $6.5 होने जा रहा है। सो ये जो मसला है,
मैं ये कहना चाहता हूं 2-3 चीजें। नंबर एक, यूएसए और इजराइल, उनका इनिशियल असेसमेंट ईरान के बारे में बिल्कुल ही गलत था और बिना सोचे समझे और उन्होंने ये अटैक किए हैं। उन्होंने ये सोचे थे कि ये वेनेजुएला जो 3 जनवरी को उन्होंने रिकैपिचुलेट या कैपिचुलेट किया था, वैसा ही एक ऑपरेशन होगा और तुरंत उसको वो रेजिम चेंज कर पाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, इसमें इंट फेलियर है। मोसाद एंड सीआईए अगर उन्होंने रिपोर्ट दिया है, सीनियर कमांडर अगर उसको कबूल नहीं किए हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उनके मन में क्या है, क्या किसको मालूम है, इज एम्पावर्ड। दूसरा चीज, उन्होंने कहा था 4 दिन, उसके बाद 6 दिन, उसके बाद 14 दिन, उसके बाद 1 महीना, उसके बाद 2 महीने, अभी 3 महीना होने जा, ऑलरेडी वी आर इनटू द थर्ड मंथ खत्म हो गया है, वी आर ऑन टू द 4th मंथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो टाइम है, हर एक टाइम के साथ क्या हो रहा है, 3-4 चीजें उभर के आए हैं। नंबर एक, कि यूएस का जो लिमिट ऑफ पावर है, उसके जो सक्षम है, कैपेबिलिटी है, ये लिमिट ऑफ पावर शायद पहली बार एक सुपर पावर होने के नाते ये बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। मतलब पावर की जो सीमा है वो देखने में मिला है। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा पॉइंट, पहले जो उनका मोनोपोली हुआ करता था इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर, अभी देखने में मिला है कि वो मोनोपोली डिक्लाइन होने लगा है। नंबर तीन, अभी ये भी देखने में मिला है, चाहे सामने वो कबूल करे ना करे, चाइना काफी हद तक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, वेपन प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स वगैरह वगैरह, आप अलग अलग शिपिंग लेन्स, आप उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनका जो डाटा स्पेसिफिक गाइडेंस, सैटेलाइट गाइडेंस के साथ इनिशियल लॉक इन, मिड कोर्स और टर्मिनल गाइडेंस, बियॉन्ड विजुअल रेज का वो मदद कर रहे हैं। प्लस रशिया का भी साबित आ रहा है इसमें। और ये इससे ही मैं नेक्स्ट पॉइंट आता हूं, ये जो हेजिमोनी अभी तक हम बात कर रहे थे, वेस्टर्न हेजिमोनी, ये वेस्टर्न हेजिमोनी ये बिल्कुल डिक्लाइनिंग स्टेटस में दिखने लगा है। इसी को ही बैकड्रॉप में रख के मैं चंद चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। ये जो 40 दिन लड़ाई हुए हैं ईरान में, चाहे हम माने या ना माने, हकीकत क्या है, 40 दिन के लड़ाई में जो किसी ने अंदाज नहीं किया था, वही चीज सामने देखने में मिला है। क्या मिला है? सबसे पहले तो हमने अंडर एस्टिमेट किए थे ईरान को। नंबर दो, ईरान हैज रेज्ड द कॉस्ट ऑफ द विनिंग द वॉर फॉर यूएसए एंड इजराइल। रेजिंग द कॉस्ट जो रेज हुआ है वो 3 मुद्दों पे हुआ है। नंबर एक, एक्चुअल कॉस्ट, एक ड्रोन को मैन्युफैक्चर करके जो इस्तेमाल करते हैं ईरान में, वो है $20,000 और $20,000 का जो ड्रोन है उसको नाकारा करने के लिए उनको एक मिसाइल का कीमत है $4 मिलियन। एक मिसाइल से कभी एरियल टारगेट आपका इतना मार्क्समैन कोई नहीं बना है कि एक मिसाइल से उसको नीचे गिरा। मतलब कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत बड़ा मैटर रहा है। दो चीजें खत्म। लेट मी जस्ट फिनिश, अदरवाइज माय चेन ऑफ थॉट विल ब्रेक। ओके, सो कम से कम 2 से 3 मिसाइल उसको फायर करना पड़ता है। $12 मिलियन वर्सेस $20,000। नंबर एक। नंबर दो, पैसा अगर कमी नहीं है यूएसए में, और भी चीजों की मैं बताना चाहता हूं। एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए उनको 1.5 से 3 साल के समय चाहिए। आज के दिन में इनका स्टॉक पाइल ओपन सोर्स कह रहा है कि 50% से ज्यादा उन्होंने खर्चा कर चुके हैं। मैं बिन काउंटिंग कर रहा हूं। बिन जर्मनी के साथ डील कैंसिल कर दी। एक चीज विवेक प्लीज, मैं कर रहा हूं 2022 से 24 फरवरी 2022 से यूएसए ने कितना दिया है यूक्रेन को, यूरोप ने कितना दिया है, कितना खर्चा हुआ है, कितना स्टॉक पाइल। बाय द वे, इंसिडेंटली हमारे दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि टॉमहॉक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यूएसए में एक साल में सिर्फ 84 मिसाइल प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम हो गया है। मेरे हिसाब के मुताबिक 67 to 70% उनका स्टॉक पाइल खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ बाकी है 25 to 30%। कोई भी आर्म फोर्स, कोई भी मिलिट्री होता है फोर्स विश्व में लड़ाई के लिए नहीं घुसता है जब तक उसका स्टॉक पाइल कम से कम 50 to 75% नहीं बनता है। तीसरा चीज ये कहना चाहता हूं कि हर एक जो प्रोडक्ट है, आप टॉमहॉक की बात करिए, आप पेट्रियट की बात करिए, आप इंटरसेप्टर की बात करिए, आप F-35 की बात करिए, वर्जिनिया क्लास का जो सबमरीन है उसकी बात करिए, न्यूक्लियर रिएक्टर, 5G, 6G, आप इंफ्रारेड फ्लेयर, कोई भी चीज के बारे में बात करिए, यूएसए में कोई ऐसा हथियार नहीं है
जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट यूज नहीं होता है, और रेयर अर्थ एलिमेंट का जो डोमिनेंस है वो चाइना के का पास है। 90 to 97% डोमिनेंस है। और जो मैंने हथियार अभी नाम बताया उसका एक स्पेशलाइज्ड क्वालिटी ऑफ मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन चाइना, और तो कोई देश नहीं है मैं, विश्व में उसको मतलब समझ गया सुधाकर सर, आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी चीज से निकली, मैं बराई साहब और नहीं, श्रीवास्तव जी के पास ले आ रहा हूं। दो पहला नहीं, आपके विचार में दो है, मेरे तरफ से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा क्रक्स बता रहा हूं सर, मैं पूरा क्रक्स बता रहा हूं। लास्ट पॉइंट, चाइना हैज वेपनाइज्ड, चाइना ने सारे रेयर अर्थ एलिमेंट मैग्नेट्स को वेपनाइज कर रखा है, तो वहां से पाबंदी, इधर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का पाबंदी, ओवररन का पाबंदी, इतने सारे चीजों के बाद अगर यूएसए अभी भी डिसीजन लेता है कि लड़ाई को और खींचना है, सो बी इट, आई हैव नो कमेंट्स। दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात से निकलकर सामने आई, फॉल ऑफ वेस्टर्न पावर, और सेकंड होर्मुज बगैर तेहरान की मर्जी के नहीं खुलेगा, इस कंडीशन में जो बातें आपने समझाई हैं बाराई साहब। उसके बाद संजीव जी आपके पास आ रहा हूं मैं। नमस्ते। नमस्ते सर। ये जो बात सुधाकर जी ने कही और मौलाना ने कही, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी तक खुला नहीं है, लेकिन उसका जो असर है वो पार्शियल है, और 2-3 साल में उसका असर बिल्कुल कम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस क्या है, $90। ईरान बता रहा था कि अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो हो जाएगी $175। क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताऊं क्यों नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया ने लास्ट गल्फ वॉर के बाद एक बड़ी पाइपलाइन, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो रास तनूरा से यानुक जा रही है, वो बना दी थी। उसका इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया फुल 7 मिलियन बैरल ऑयल वहाँ से पंप कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसका ऑयल एक्सपोर्ट दरिया से जाता था, अभी पाइपलाइन से जाता है। यूनाइटेड अरब अमीरेट ने फुजायरा से, अबू धाबी से फुजायरा ऑयल पाइपलाइन आती है, उसमें से 1.9 मिलियन बैरल अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने दूसरी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया था, और 2027 के मध्य में वो दूसरी पाइपलाइन भी जाएगी। तो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट, उनको कोई भी ऑयल एक्सपोर्ट वहाँ से नहीं करना पड़ेगा दरियाई रास्ते से। दूसरा, मैं आप सब दर्शकों को बुलाओ कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन अप्रैल, वो तो सब आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, अप्रैल महीने 2026 अमेरिका ने 5.6 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट किया है। तो अगर आप वो गिने 9, 5, 14, 15 मिलियन बैरल ऑयल तो अभी भी जा रहा है। दूसरा कि रशिया के पास स्पेयर कैपेसिटी थी, जब उसके पर पाबंदी लगाई तो रशिया जो 4 मिलियन बैरल ऑयल बेच रहा था वो बंद हो गया था। अभी रशिया, चाइना और इंडिया को 4 मिलियन बैरल ऑयल दे रहा है। तो अगर आप गिने तो 19 मिलियन बैरल तो ऑयल अभी ऑल्टरनेट सोर्स से जा रहा है, इसीलिए ऑयल का प्राइस इतना बड़ा नहीं है। अब देखो 10 साल पहले भी ऑयल का प्राइस $90-95 बैरल हो गया था, फिर थोड़ा कम हो गया $70 के आसपास। तो ये जो ईरान ने किया है, उसका जो ऑयल वेपन है वो कमी हो गया है। हाँ, ये बात सही थी सुधाकर जी की कि पेट्रोल का प्राइस अमेरिका में $5 बैरल हो गया था। मैं अमेरिका में रहता हूँ, अभी वो प्राइस बढ़कर $3.19 हो गया है, $5 से नीचे आकर, क्योंकि ऑयल मिलता है। अब नेचुरल गैस का प्रॉब्लम ये है कि कतार LNG का बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो अमेरिका है, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरा अल्जीरिया है। तो LNG उनको एक्सपोर्ट करना है तो तकलीफ है, लेकिन LNG और नेचुरल गैस दूसरे सोर्स से मिल रहा है। और अब मैं बताऊँ क्या होने वाला है। सभी मिडल ईस्ट देशों ने बताया है कि वो अपनी अपनी पाइपलाइन बना रहे हैं। तो 2 साल में क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा, आप कह रहे हैं? हाँ, इररिलेवेंट हो जाएगा। हाँ। क्योंकि अभी भी 10 मिलियन बैरल तो चल रहा है। इराक इज बिल्डिंग बिग पाइपलाइन, कुवैत इराक कैसे जाएगा,
कतार सऊदी अरेबिया से या इधर ओमान से लाएगा और सीरिया से लाएगा। तो फिर आपने जो किया है, हाँ 2 साल चलेगा, लेकिन 2 साल के बाद किसी को आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसीलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ईरान ने जो किया है तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा कि दूसरी बार भी ईरान ये खेल नहीं खेलेगा। तो जी, आप मतलब ऐसा आप कह रहे सोचिए। हैं कि अब मिडिल ईस्ट देशों ने होर्मुज को बाईपास करने की तैयारी शुरू कर दी है, और फ्यूचर में इसका इंपैक्ट सिर्फ होर्मुज पर नहीं, ईरान की इकोनॉमी पर, ईरान की सिविलाइजेशन पर भी होगा। मैं इसका जवाब असलम जी से लूं, लेकिन संजीव जी का मैं वो जानना चाहूंगा पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कैसे देख रहे हैं ईरान की इस धमकी को, हमने होर्मुज को वेपनाइज कर दिया और होर्मुज ही हमारा परमाणु हथियार है। देखिए विवेक जी, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस तरीके का जो कदम उठाना कि जिसमें कि आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खिलवाड़ करें और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो एक नियम आधारित व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करें, वो कहीं से भी उचित नहीं करार दिया जा सकता। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये चलता है, ये होता है, जिंदगी है। और जाहिर है कि अगर आप इस तरीके के कदम उठाएंगे और जिससे कि पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट अगर पैदा हो गया, तो उसको किसी आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और क्या जो ईरान का जो इजराइल के प्रति जो उसकी एक जो नफरत वाली जो सोच रहती है, जो स्टेटहुड को वो बिल्कुल ही डिनाई करता है, होलोकॉस्ट को डिनाई करता है, इजराइल का नाम तक नहीं लेता, और क्या उस तरीके की सोच को भी जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या आतंकवाद को जो सपोर्ट करने की ईरान की जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को इस्तेमाल करना, आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी और आतंकियों को स्ट्रेटजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करना, टू बी प्रिसाइज, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या ये भी चलता है? ऐसे भी क्या आतंकवाद को भी हम कह सकते हैं कि ये चलता है, ये होता है, लोग तो थोड़े बहुत मारे जाते हैं? ये ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, मैं मानता हूं कि चाहे वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिश हो, चाहे वो आतंकवाद को सपोर्ट हो, चाहे वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी विचारधारा है उसको सपोर्ट करने की बात हो, उसको किसी आधार पर जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता। और मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसके अंदर अगर ऐसी बुद्धिमत्ता जब आएगी कि जिसमें कि वो अन्य सिविलाइजेशंस को सम्मान की नज़रों से देखना शुरू करेगा, आतंकवाद को त्याग करके एक नॉर्मल बिहेवियर शुरू करेगा, और नियम आधारित जो व्यवस्था बनाई गई है, जो नेचुरली बिल्ट पॉइंट्स हैं, उस पर टर्ल टैक्स वसूलना, उसको अपनी संपत्ति करार दे देना, उस तरीके की प्रवृत्ति जब तक ईरान की इस्लामिक रिजीम नहीं त्यागेगी, तब तक मैं दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस बनी रहेगी। लेकिन ये बात सही है, जैसा कि बरई साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अन्य जो राष्ट्र हैं, विश्व का जो समुदाय है, वो इस बात को मान करके चल रहा है कि यहाँ पर जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस है और विशेष रूप से स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो संकट है, वो लंबे समय तक बना रह सकता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा परमाणु बम है, अब बताइए इस तरीके की अगर सोच अगर वो रखेंगे तो ऐसे में तो ये संकट बहुत लंबा तो अमेरिका, सर अमेरिका पावर का इस्तेमाल करके खुलवा लेना। फिर अमेरिका ने 30,000 बम मारे ही हैं पहले भी, और भी बम है, और भी स्टॉक है। हालांकि सुधाकर सर कह रहे हैं कि वो स्टॉक पाइल लगातार खत्म होता जा रहा है। जब अमेरिका के पास पावर तो खत्म करो ना, सॉल्व करो प्रॉब्लम को। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जिस सांप के जहर का आपको तोड़ पता ना हो, सांप को छेड़ना नहीं चाहिए। मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, मैं किसी देश को सांप या कुछ कह नहीं रहा। मैं ये भी क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं, बाद में लोग मुझसे पूछेंगे आपने इस देश को ऐसा क्यों कह दिया, आपने इस देश के लिए ऐसे संबोधन का इस्तेमाल क्यों किया। मैं कह रहा हूं जिस मर्ज की दवा आपको पता नहीं, उस मर्ज को छेड़ना ठीक नहीं होता है। वो पॉइंट मैं जानना चाह रहा हूं। संजीव जी, आपका छोटा सा जवाब, फिर मैं आपको असलम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ विवेक जी, सांप का इलाज है, वो सांप का इलाज अमेरिका कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। हाँ। उस सांप का इलाज जो हमास नामक था, उसका इलाज तो किया जा चुका है, हिजबुल्लाह का भी इलाज चल रहा है, और हूती का भी इलाज करने का नंबर उसका लगा हुआ है, उसका भी इलाज किया जाएगा। लेकिन जो सारे समस्या की सांप के जो बिल में जो ये सारे सांप बैठे हुए थे, वो ईरान है, और ईरान उस बिल को अब ब्लॉक कर रहा है। जी ठीक है। असलम साहब, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? असलम साहब, मुझे बहुत अफसोस है जिस तरह से ईरान के साथ आतंकवाद जैसे अल्फाज, वर्ड्स के इस्तेमाल श्रीवास्तव जी ने किया, और इससे पहले भी इन्होंने ईरान के खिलाफ बहुत ही ख़तरनाक टिप्पणी की है, जो किसी भी एतबार से हम जैसे लोगों को काबिल कबूल नहीं है। आप ईरान की आड़ में
उसको आतंकवादी बनाकर अमेरिका को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए, आपको पूरा इख्तियार है। लेकिन आतंकवादी कौन है, इसको आप जानना चाहते हैं तो आज सुन लीजिए कि आतंकवादी वो है कि जिसने ISIS को पाला पोसा बड़ा किया। वो कौन है, देख लीजिए, वो अमेरिका है जिसने ISIS को पाला। जोलानी कौन है, इस वक्त जो सीरिया में वहाँ पर राष्ट्रपति बना हुआ है, इस पर अमेरिका ने जो है कई मिलियन डॉलर का इनाम रखा था, आज वो अमेरिका का दोस्त बन गया है। आप ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाला पोसा। तो ये जितने भी बड़े बड़े रियल आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो अलकायदा हो, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो इनको पालने पोसने वाला अमेरिका है। आप ईरान को आतंकवादी कह रहे हैं, जरा सा अमेरिका की हिस्ट्री को देख लीजिए। जापान में जो जुल्म किया है, जहाँ पर लाखों लोगों को मारने वाला, वो कौन है, वो अमेरिका है। मतलब आप, ठीक है, आपकी बात आ गई असलम साहब की इतिहास उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिंसा, जुल्म और युद्ध अमेरिका की तरफ से किया गया। बिल्कुल बिल्कुल साहब जी। तो मेरी बात जरा सा मुकम्मल हो जाए विवेक भाई, थोड़ा सा समय कम है, मैं चाहता हूं जल्दी आप अपनी बात पूरी करें। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दुनिया को इंसाफ करना चाहिए कि आतंकवादी ईरान है या आतंकवादी अमेरिका है। ये तो बड़ी बात कह दी आपने। असली टेररिज्म कौन फैला रहा है? संजीव जी कुछ कह रहे हैं, संजीव जी जल्दी से। हाँ, मैं सिर्फ एक बात फैक्ट रखना चाहता हूं। हाँ। यदि आप दूसरे की सभ्यता का सम्मान जी, संजीव जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सुधाकर सर कुछ कह रहे हैं। सुधाकर सर, उसके बाद में माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, मेरा आवाज अगर सुनाई दे रहा है, मैं विदाउट मीनिंग टू बी ऑन द साइड ऑफ द ईरान या प्रो टेररिज्म, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये मिडिल ईस्ट का मसला इतना सिंपल, इतना सरल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कोई भी हम ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट देते हैं या डिडक्शन करते हैं इन आइसोलेशन, तो ये सही पिक्चर नहीं दिखाएगा। अगर थोड़ा पीछे मोड़ के देखेंगे इतिहास में, पूरा प्रॉब्लम ये 1947-48 से प्रॉब्लम तो नहीं, सोल्यूशन की हैसियत से स्टार्ट हुआ था, लेकिन टर्निंग पॉइंट था 1967 में। 67 की लड़ाई में इजराइल को चंद एक जगह है खाली करने थे, जैसे को साइनाई पेनिनसुला, चलो उन्होंने कर दिया, गाजा को खाली करना था, वेस्ट बैंक को खाली करना था, इस जेरूसलम को खाली करना था, ये एक क्या गोल्डन हाइट वो भी खाली करने थे। लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट के मुताबिक, समझौता के मुताबिक उन्होंने खाली नहीं किया। खाली ना करने के नाते उस समय से स्टार्ट हुआ था मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इजिप्ट में जन्म लिया था 1928 को, तब ये धीरे 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 गाजा में आने लगे और इनएक्टिव पैसिव एक्टिविटी करने लगे, ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ एक्टिविटीज। वहां पे मस्जिद खोलने लगे, हॉस्पिटल हुआ, क्लिनिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था। वो करते 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 वही हमास है। शायद हम बोल रहे हैं नेतान्याहू, हमास को क्रिएट किसने किया है? नेतान्याहू किया है या इजराइल ने किया? क्यों किया है इसको? अगर किया है तो वही पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंटेन करने के लिए, क्योंकि यासर अराफात का जो ग्रुप है काफी मजबूत बनते जा रहा था, इजराइल के लिए बहुत असंभव हो रहा था उसको संभालना, इसलिए उन्होंने हमास का सपोर्ट करना। यह कहना गलत नहीं होगा, यही नेतान्याहू है। कतर से महीने में तनख्वाह आता है, एक बोरी में, खूब सारे बोरी में डॉलर भिजवाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये खुलासा हुआ था सर, सही बात है। तो ये सवाल इस बात को लेकर है माथुर सर कि अब जब डिबेट आई गई है तो मैं भी खुलकर ही इस मैदान में उतर जाता हूं। तो असली टेररिज्म कौन फैला रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि टेररिज्म के एक डेफिनेशन, कहीं भी कोई टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं है। आप किसी चीज को, कोई टेररिज्म कहता है, हफीज सईद को चाइना जाकर के UN में वीटो कर देता है कि वो टेररिस्ट नहीं है। तो जहां तक टेररिज्म की परिभाषा है, वो अलग अलग टेररिज्म की परिभाषाएं हैं। लेकिन असली टेररिज्म, देखिए मैं ये बताता हूं कि आप अपने खुद, ये वही ईरान है विवेक, जिसने 1950 में इसी इजराइल को मान्यता दी थी। मैं सुधाकर की बात को समझ रहा हूं, लेकिन यह बात आपको समझने की आवश्यकता है कि में जिसने इस ईरान ने इस इजराइल को मान्यता दी थी, ऐसा क्या हो गया जिससे कि ये इजराइल वही है जिस 47-48 में जब ये बना था, तो बनते साथ ही 7-8 अरब देशों ने एक साथ इसके ऊपर हमला कर दिया था। फिर 56 में फिर हो गया,
67 में फिर हो गया, 73 में फिर हो गया। तो इस बात को भी हमको देखने की आवश्यकता है कि कौन ने क्या, अगर आप इतिहास में ही जा रहे हैं तो और 15,000 वर्ष पीछे, 1500 वर्ष पीछे जाकर के देख सकते हैं कि ये जमीन किसकी है, क्या है, क्या है। तो इस बात को अगर हम फिलहाल छोड़ें तो आज की परिस्थिति ये है, देखिए ये वही ईरान के अंदर भी क्या हो रहा है वो सबको पता है। जनवरी में क्या हुआ था वो भी सबको पता है। ये सब चीजें हमको देखने की आवश्यकता है। टेररिज्म वो होता है जब आप एज ए स्टेट पॉलिसी टेररिज्म को एक्सेप्ट प्रोपेगेट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान करता है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जैसे कि ये 13 आतंकवादी संगठन बनाए हुए हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे को कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है तो फिर कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर हमास आतंकवादी संगठन है उसको कौन पाल पोस रहा है? अगर हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है उसे कौन पाल पोस रहा है? ये देखिए ये बात तो जो है, एक मिनट विवेक, जो हम माथुर सर, पाकिस्तान को तो अमेरिका पाल रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि हर एक की अपनी अपनी अलग अलग आप ईरान और आप अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं उसी पाकिस्तान से लड़ने के लिए। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तान को अमेरिका पाल रहा है, उस अमेरिका से हम हथियार खरीद रहे उसी पाकिस्तान से लड़ने के लिए। क्या करें, जाए कहां? भाई वही बात आए चाहे कि नहीं होती है। देखिए आप अपने राष्ट्रीय हित को बात सर्वोपरि रखा जाता है, ये बात कई दफा, उसकी डिबेट में आपको मैं बता रहा हूं, उसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आतंकवाद कहां है। आप ईरान के इतने हमारे वो सम्मानित व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं, उनका बहुत सम्मान है। आप देख लें ईरान के जो संविधान है उसमें आर्टिकल 151 क्या कहता है और आर्टिकल 154 क्या कहता है, आपको सारी सच्चाई सामने निकल करके आएगी। ठीक है। ये कहा जाता है ये पॉलिटिकल इस्लाम की पराकाष्ठा है विवेक, पॉलिटिकल इस्लाम की पराकाष्ठा है ईरान। ठीक है, बरई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बरई साहब देखो मैं बताऊं, अमेरिका पाकिस्तान के साथ संबंध कर रहा है, अभी थोड़ा है। उसका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? आप लोग तो टीवी में करते हैं, मैं खुद जाता हूं कांग्रेसमैन और सेनेटरों के पास इतने साल से, तो हम उसका हाँ तो आप देखेंगे न्यूज़ में कि उसके पास कौन जाता है। दूसरी बात, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, वो कौन चला रहा था? कौन से देश में हो रहा था? ईरान में। ईरान ने क्यों कंट्रोल कुछ नहीं किया? आयतुल्ला ने बोला, काफ़ी ईरानियन पॉलिटिशियन ने बोला इजराइल इज़ अ वन बॉम्ब कंट्री, हम उसको नष्ट कर देंगे। मौलाना साहब मैं आपको बताऊं, यहूदी लोग ये एरिया में 4000 साल से रहे हैं। इस्लाम तो 1400 पहले आया। तो ये जेरूसलम की स्थापना किसने की थी? किंग सोलोमन ने, वो यहूदी राजा था। तो वो जो प्रदेश है उसको बोलते हैं लैंड ऑफ कानान। उसमें इजराइल था, जुडेया था और समारिया था। तो वो सारा वेस्ट बैंक का एरिया और इजराइल का एरिया यहूदी एरिया है। हाँ, ऑटोमान एम्पायर जब आया तब उन्होंने 300 साल कर वो जगहों पर कब्जा किया था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमान एम्पायर हार गया तो उसका कंट्रोल ब्रिटेन को दे दिया और बोला कि तुम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब देखो भारत की बात है, भारत पर मुगलों ने 400-500 साल तक राज किया। बिल्कुल। तो क्या ये मुगलों का देश हो जाता है? क्या सब मुस्लिम देश हो जाता है? हिंदुओं को वहां रहने का अधिकार नहीं है? ब्रिटिश लोगों ने भारत पर 200 साल तक राज किया, तो क्या ये ब्रिटिश कॉलोनी हो जाती है? हिंदू लोगों को, भारत के लोगों को तो इस हिसाब से बरई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठा दिया। इस हिसाब से तो ईरान मुस्लिम कंट्री है ही नहीं। जो मुस्लिम रिजिम वहां पर चल रहा है वो तो पर्शियंस का देश है, वो तो पर्शियंस का देश है फिर। हाँ असलम साहब जल्दी से प्लीज जल्दी कंप्लीट कीजिए, इसका जवाब दीजिएगा। मुझे एक सेंटेंस कहने दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि 57 कंट्रीज में जो पहले क्रिश्चियन और यहूदी रहा करते थे, क्योंकि इस्लाम तो बहुत बाद का है, तो इसके पहले वहां सब ईसाई और यहूदी थे, तो सारे जो कंट्रीज हैं उनको ईसाई और यहूदियों को दे देना चाहिए। ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने बोला इजराइल जो यहूदियों का देश है, आप उसको थ्रेट देते हो कि एटॉमिक बॉम्ब से हम आपको उसको नष्ट कर देंगे। लेकिन आपके जो पॉलिटिशियन है आपकी प्रजा के लिए उनको घुमाने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप जानना बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर डिबेट आ गई है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी 10 सेकंड में जल्दी से पूरा कीजिएगा प्लीज, समय सीमित है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश रची जाएगी
और इस तरीके का वातावरण निर्माण किया जाएगा कि दो धर्म, दो सभ्यताएं आपस में टकराएं, तो ये जो सोच है, ये एक शैतानी सोच है, मैं फिर से कहूंगा, और यही आतंकवादी सोच भी है। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एक जो जवाब है वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन, जिसकी की बात अब्राहम एकॉर्ड्स कहता है। अब्राहम एकॉर्ड्स में ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस सर डायलॉग तो चल ही रही थी ना, डायलॉग्स के बीच में ही तो हमला हुआ। इससे पहले भी फर्स्ट रिजीम में डायलॉग चल रही थी। तोड़ा और जेसीपीओए जो बराक ओबामा ने साइन किया था उसको भी फाड़कर फेंक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जिसने तोड़ा अब्राहम एकॉर्ड्स की नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को, वो जाहिर है कि वो हमास नामक आतंकवादी संगठन था, वो डिरेल करना चाहता था। और वो आखिर किसका प्रॉक्सी है? वो ईरान का प्रॉक्सी है। ये एक अंतिम बहस है, मुझे लगता है सर, कौन सही है कौन गलत है। थोड़ा और वक्त होता तो और थोड़ा गुफ्तगू करते, थोड़े और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन आप सभी सम्मानीय मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।